ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू कुछ लिया हूँ मैं और एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल एमसीक्यू हैं, देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्चुअली क्या बेसिक चीज़ों को गलती नहीं होनी चाहिए, मेन बात ये है। बेसिक चीज़ें गलती नहीं करनी चाहिए, मेन बात वही है। अगर बेसिक गलती नहीं होगा तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बेसिक गलती कर दिया तो वहाँ पर ऑप्शंस और भी दिए रहते हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए, तो आप नेगेटिव मार्क लेके जाएंगे तो उससे अच्छा तो अच्छा ही है कि आप बेसिक चीज़ों को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना अच्छा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या था, KCL। किरचॉफ फर्स्ट लॉ मैंने बताया था कि KCL इज कॉल्ड एज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ वेयर द समेशन ऑफ द करंट एट ए नोड और ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा, तो फर्स्ट लॉ ध्यान दीजिएगा हमेशा KCL कहते हैं और सेकंड लॉ हमेशा जो KVL को कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ पूछा है, तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ I विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज फर्स्ट इज रिटन एज सिग्मा ऑफ E इज इक्वल टू 0, दैट इज रॉन्ग। B लिखा है सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 0, C क्या लिखा है सिग्मा ऑफ V इज इक्वल टू 0 एंड D इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ E प्लस सिग्मा ऑफ V विल बी इक्वल टू 0। इट मींस दैट द राइट आंसर इज B पार्ट। मतलब क्या हो गया, सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 0, दैट इज द समेशन ऑफ करंट एट ए नोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, KVL states that, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, KVL states that in a closed circuit of an electric network, किसी भी क्लोज सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क में क्या होता है वो ये पूछा हुआ है। ऑप्शन ए क्या लिखा है, सिग्मा ऑफ E इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी क्या लिखा है, सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 0, सी क्या लिखा है, सिग्मा ऑफ V इज इक्वल टू 0 एंड D इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ E प्लस सिग्मा ऑफ V विल बी इक्वल टू 0। एक बात मुझको ये बताइए, KVL मैंने आपको जो है क्या बताया था कि समेशन ऑफ द EMF प्लस समेशन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ द EMF प्लस समेशन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ द EMF के बारे में अगर मैं जो बात करूं तो उसको लिख सकते हैं E, और समेशन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप को लिख सकता हूं V विल बी इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड एज द KVL और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड का क्या आंसर क्या होगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर, दैट इज द सिग्मा E प्लस सिग्मा V विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है इसको, जो है गलती नहीं करना है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सिग्मा E प्लस सिग्मा V विल बी इक्वल टू 0। थर्ड देखते हैं, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास जो है क्या होना चाहिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और साथ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके जो है सीरीज में लगा रहता है। ठीक है ना, अगर आपका जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसके सीरीज में होगा और उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। अगर आइडियल होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड का ए पार्ट इज द राइट आंसर। फोर्थ देखते हैं, द पोलैरिटी ऑफ ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टर इज डिटरमाइंड बाय, पोलैरिटी ऑफ ए वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप आपका कैसे होगा रजिस्टर में, मतलब प्लस किधर लिखेंगे माइनस किधर लिखेंगे, ये आपका किस पे डिपेंड करता है। अगर सपोज दैट कि आपके पास रेजिस्टेंस है और मैंने करंट को ऐसे फ्लो करा है तो आप पॉजिटिव यहां पर लिखेंगे, नेगेटिव यहां पर लिखेंगे, और सपोज दैट कि आपके पास करंट उल्टा फ्लो हो रहा है तो आप पॉजिटिव यहां लिखेंगे और नेगेटिव यहां लिखेंगे, क्योंकि रेजिस्टर में हमेशा जो पॉजिटिव में करंट इंसर्ट करती है, बिकॉज रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे आपका जो काम करता है, एज ए लोड काम करता है। ठीक है, क्योंकि लोड अभी मैंने आपको बताया था, टेलीग्राफ थ्योरम में भी बताया था कि वहां पर जो जब भी आप जो लोड के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, करंट आपकी जो है एंटर करती इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द, जो भी आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा ऑफ द एलिमेंट। ठीक है ना, तो लोड आपका एज ए लोड रेजिस्टेंस हमेशा काम करता है, तो वहां पर पॉजिटिव में आपकी जो करंट एंटर करती है। तो यहां पर पोलैरिटी पूछा है तो ये पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या लिखा, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर, बिल्कुल गलत बात है, हाँ मत बोल देना। ठीक है, बी क्या लिखा, वैल्यू ऑफ द करंट, भाई मतलब ही नहीं, उससे पोलैरिटी पूछा हुआ है। सी क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट पे ही आपकी जो है पोलैरिटी डिपेंड करती है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ फोर्थ। फिफ्थ पढ़ते हैं, एन आइडियल करंट सोर्स शुड हैव, करंट सोर्स का क्या होना चाहिए अगर आइडियल करंट सोर्स है तो। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन क्या लिखा है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, सी क्या लिखा है, लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एंड डी क्या लिखा है, नन ऑफ दिस। तो क्या होना चाहिए, आइडियल करंट सोर्स शुड हैव इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स का क्या होना चाहिए, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। बट करंट सोर्स के बारे में अगर मैं आप बताऊं तो आपको याद होना चाहिए कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा होता है, और अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा फिफ्थ का, इनफाइनाइट। बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ फिफ्थ। सिक्स देखते हैं, सिक्स क्या लिखा हुआ है, Thevenin's equivalent circuit can be used to calculate the power loss in the original circuit. Thevenin's equivalent circuit can be used to find out the power loss in the original circuit. अच्छा एक बात बताइए, कोई भी सर्किट है उसको आपने Thevenin's equivalent सर्किट में कन्वर्ट करें तो क्या उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, नहीं।
अगर आपके जो है पैरामीटर्स चेंज होंगे तो आप वहां पर कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको जो VTH या फिर RTH आप निकालते हैं तो बेसिकली उसी सर्किट का निकालना है, तो पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। जो आपका पावर लॉस हो रहा होगा उस सर्किट में, वही पावर लॉस जो आप नया बनाएंगे उसमें भी होगा, नहीं तो आप दोनों में डिस्टिंग्यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था कि दोनों सर्किट जो सेम है, बस यहां पर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप VTH और RTH को लेकर के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सर्किट जो है चेंज हो रहा है, सर्किट तो आपका वही है, ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, चाहे उस सर्किट में जो भी पावर लॉस हो रही हो, चाहे इस सर्किट में पावर लॉस जो भी हो रही हो, वो दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका आंसर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर लॉस इन द ओरिजिनल सर्किट। बिल्कुल सही बात है, गलती नहीं करने का, ठीक है ना। 7th देखते हैं, क्वेश्चन 7 में क्या लिखा था, एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क विद 6 इंडिपेंडेंट नोड्स विल हैव। अगर 6 इंडिपेंडेंट नोड्स है तो वहां पर जो है कितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे, ठीक है ना, वो ये पूछा हुआ है। एक बात मुझको आप ये बताइए कि अगर आपके पास 6 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स होंगे तो यहां पर नोड्स कितने आप बना सकते हैं। लेट अस टेक कि मैं यहां पर जो है 3 नोड लेता हूं, ठीक है। यहां पर मान लीजिए आपके पास जो है 3 नोड है, ठीक है। ये आपके पास जो है वोल्टेज सोर्स हो गया, ये आपके पास जो है वोल्टेज सोर्स हो गया, ये एक नोड ए हो गया, एक नोड बी हो गया और एक नोड सी हो गया। 3 नोड में आप मुझको ये बताएं कितने नंबर ऑफ लूप्स बन सकते हैं। तो एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी क्या पूछा है, कितने लूप इक्वेशन आपके जो है बन सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, आप देखिए 3 में 2 बन रहा है तो बेसिकली एक कम हो गया। तो जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उससे एक आपका जो कम बनेगा लूप वाला। तो लूप इक्वेशन अगर यहां पर पूछा हुआ है तो और यहां पर कितना दिया है, 6 दिया है, तो एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 लूप इक्वेशन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 7th, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। तो 7th का क्या हो गया, सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, व्हाइल डिटरमाइनिंग RTH ऑफ ए नेटवर्क। मैंने बोला था कि RTH का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो RTH का यहां पर क्या बोला है कि व्हाइल डिटरमाइनिंग RTH ऑफ ए नेटवर्क द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस शुड बी शॉर्ट सर्किटेड। गलत बात है भाई, दोनों को थोड़ी शॉर्ट सर्किट करते हैं। बी पार्ट क्या लिखा है, ऑल द करंट एंड द वोल्टेज सोर्सेस मस्ट बी ओपन सर्किटेड। ये भी गलत है, दोनों को ओपन भी नहीं करते हैं। सी क्या लिखा है, द वोल्टेज सोर्स शुड बी ओपन सर्किटेड एंड करंट सोर्स शुड बी शॉर्ट सर्किटेड। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। अगर ऐसा भी लिखा था तो भी एक बार मैं कंफ्यूज होता, लेकिन ये तो एकदम उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। और डी क्या लिखा है, ऑल द सोर्सेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर सोर्स रेजिस्टेंस, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। सोर्स रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मतलब क्या हो गया, डी पार्ट इज द राइट आंसर, ऑल द सोर्सेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस और द सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने बात आपको जो बहुत ही क्लियरली बोली, गलती से भी गलत नहीं करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू। अभी मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बताया आपको, बट इतना समझिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज आप मेजरमेंट में पढ़ेंगे। और व्हीट स्टोन ब्रिज जो आपका बेसिकली किस लिए होता है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए होता है। वो भी कौन सा जो आपका रेजिस्टेंस होता है, मीडियम रेजिस्टेंस। देखिए आपके पास लो रेजिस्टेंस होता है, मीडियम रेजिस्टेंस होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। मीडियम जो रेजिस्टेंस के आपके जो टेक्निक्स होते हैं उसमें आपका व्हीट स्टोन ब्रिज भी आता है, ठीक है ना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, ठीक है। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, वहां पर एक फॉर्मूला होता है, वहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं, मेजरमेंट में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर क्या लिखा है, ए नेटवर्क दैट डज नॉट हैव आइदर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स इज कॉल्ड एज। अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स दोनों ही प्रेजेंट ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव नेटवर्क बोलेंगे। सिंपल सी बात है, वहां पर सिर्फ आपके एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट्स लगे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है, in the circuit shown in the figure 2.154 according to the Kirchhoff's first law which of the following relation is correct। कौन सा रिलेशन यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को यहां पर जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा करंट I1 आपकी यहां पर जा रही है इस वाले नोड पे। अगर मैं यहां पर KCL लगाता हूं तो KCL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द आउटगोइंग करंट दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I3। देयरफॉर आई कैन राइट इट एज I1 माइनस ऑफ I2 विल बी इक्वल टू I3। तो ऑप्शन अगर मैं यहां पर मैच करता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया, थर्ड इज द राइट आंसर, I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू I3। देयरफॉर द ऑप्शन इज सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 11th, ठीक है।
क्लियर हो गया, गलती नहीं करने का ये सब चीजें, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन में आपको जो है क्यों करवाता हूं, देखिएगा लोग गलतियां बेसिक में ही करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे लेकिन बेसिक क्वेश्चन को जो है गलत कर देंगे और उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन दिए रहते हैं हमेशा गलत वालों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है। A voltage divider and its Thevenin's equivalent circuit is shown in the figure. What will be the value of ETH and RTH? अब देखिए यहाँ पर एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कई बार क्या होता है कि यहाँ पर टर्मिनल्स को बाहर निकाल देता है। थेवेनिन्स वाले मैंने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा हो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट कि आपके पास यहाँ पर जो है वोल्टेज सोर्स गिवन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है। इट इज कॉल्ड एज द आरएल और यहाँ पर AB पॉइंट लिख दिया और बोल दिया कि AB पॉइंट के अक्रॉस मुझको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करना है। उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आरएल को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम ETH और RTH को निकालते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन एक बात मुझको ये बताइए, अगर यहीं पर इसको यहां पर ऐसे बाहर कर दे, ठीक है ना, और यहां पर AB पॉइंट बोल दे और अब बोले कि आपको जो है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा इस वाले कंडीशन में आप आरएल को रिमूव नहीं करेंगे। जब आपका जो है टर्मिनल्स को बाहर कर देते तो आप आरएल को रिमूव नहीं करते, इस बात को प्लीज ध्यान दीजिएगा। वहां पर ही मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ऐसा मान लीजिए यहां पर अच्छी बात है कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। तो AB पॉइंट के अक्रॉस अगर आपको जो है टर्मिनल्स को बाहर निकाला है और वहां पर अगर जो पूछा है कि ETH और RTH निकालना है, तो उस वाले कंडीशन में कभी भी गलती से भी आप रेजिस्टेंस को इसको रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बारे में पूछा है, वो रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा है, वहां पर लोड रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है AB के अक्रॉस आपको जो है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो एक बात मुझको आप ये बताइए, अगर ऐसा यहां पर पूछा हुआ कि व्हाट इज द ETH एंड RTH, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पॉइंट बाहर निकाल के पूछा हुआ और अगर ये पॉइंट बाहर निकाल के पूछा है तो रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं करना है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि यहां पर रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं करना है तो आप मुझको ये बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द 80 ओम रेजिस्टेंस। तो आपके पास सिंपल सा भाई वोल्टेज डिवीजन रूल है। क्या बोलेगा कि भाई जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको जो है जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 280 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 200 इनटू सप्लाई वोल्टेज विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये आपका यहां से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, चलो भाई 8 वोल्ट तो दिया हुआ है तो इसका मतलब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको RTH निकालना है, तो RTH निकालने के लिए कुछ नहीं करना, चुपचाप आप यहाँ पे आकर के खड़े हो जाइए और पूछिए कि भाई RTH क्या है, तो वो सर्किट खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलेगा RTH कितना आ रहा है। देखिएगा कुछ नहीं करना है, इसको आपको जो है क्लोज कर देना है। जैसे ही आपको जो है वोल्टेज सोर्स मिले तो वोल्टेज सोर्स को आप क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना। वोल्टेज सोर्स आप शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 120 ओम इज इन पैरेलल टू 120 ओम इज इन पैरेलल टू 80 ओम। अब यहाँ पर आपको जो है RTH इजीली निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 120 इंटू 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 200, कितना ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो, 2 4 जा 8, 12 चौक 48, 48 ओम इज द राइट आंसर। तो 8 वोल्ट हो गया एंड 48 ओम, देयरफॉर ए पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 12, ठीक है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इजी है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, देखिएगा सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो इजी हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ 13, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट यहाँ पर जो है क्या होता है, सीरीज सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट होता है, सीरीज पैरेलल सर्किट होता है, नन ऑफ द अबव। तो नॉर्टन्स आपको पता है ये क्या होता है, ये पैरेलल सर्किट होता है। आपको पता है नॉर्टन्स कैसे होता है, यहाँ पर एक आपके पास सोर्स रहेगा और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्टन्स हो गया, देयरफॉर पैरेलल सर्किट इज द राइट आंसर। अच्छा सीरीज क्या होगा, थेवेनिन्स होगा, ठीक है। थेवेनिन्स क्या होगा, सीरीज सर्किट होगी, वहां पर ईएमएफ के साथ आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका जो है सीरीज में लगा होता है, लेकिन नॉर्टन में क्या होता है, पैरेलल में लगा होता है, देयरफॉर ये आपका क्या हो गया, नॉर्टन्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्या है, 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि 14 यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है। तो 14 में क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ वन और मोर वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज इज ट्रांसफॉर्म्ड into equivalent electrical network with a single voltage source with internal resistance of the network with all the sources replaced by the internal resistance, then this statement is called as। ध्यान दीजिए, सोचिए, पढ़िए इसको फिर से। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ वन और मोर वोल्टेज सोर्स, इसमें एक या फिर एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स गिवन है और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेस गिवन है, मे बी दोनों ही वहां पर गिवन हो, एंड कैसे इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विद वन सिंगल वोल्टेज सोर्स। वहां पर आप जो है सिंगल वोल्टेज सोर्स आप उसको जो है कन्वर्ट करते हैं
साथ साथ में विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क विल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क विथ ऑल सोर्सेस रिप्लेस बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। आरटीएच आप निकालना है बेसिकली, ये आरटीएच का जो है स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है। देन दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज थेवेनिन्स थ्योरम। सिंपल सी बात है, थेवेनिन्स थ्योरम में आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है दैट इज कॉल्ड एज ईटीएच, और उसके सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज आरटीएच। आरटीएच को आप कैसे निकालते हैं, सारे सोर्सेस को आप जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, और जो भी आपके पास वोल्टेज होता है उस सारे वोल्टेज सोर्सेस को जो देखते हुए आप फाइनली एक ईटीएच को निकालते हैं दैट इज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो यहां पर क्या हो गया, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज द थेवेनिन्स थ्योरम। इसको ले लेते हैं, यहां पर कितना हो गया, थेवेनिन्स थ्योरम इज द राइट आंसर। तो 14 में क्या हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। 15 देखते हैं, 15 में लिखा है 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, आर ओम 3 रेजिस्टेंसेस आपके जो है स्टार में कनेक्टेड है, आर हो गया एंड आर हो गया। देन वाई नहीं, when they are transformed into the delta connections the resistance of each arm will be। अगर इसको मैं जो है डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं तो डेल्टा में यहां पर जो है कितना रेजिस्टेंस आएगा, वो ये पूछा है किसी भी आर्म का। तो आप मुझको ये बताइए, अगर मुझको यहां पर जो है डेल्टा में कन्वर्ट करना तो मुझको यहां का रेजिस्टेंस पूछा होता, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई अपोजिट बांध का रेजिस्टेंस आर हो गया, कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 3R। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, प्लीज़ ऐसी चीज़ों को गलती नहीं करने का। 3R इज द राइट आंसर। और बच्चे छोटे छोटे गलती कर देते हैं लेकिन आप नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर, 3R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन द सर्किट व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द 2 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस AB। यहाँ के अक्रॉस आपको जो है पावर कंज्यूम्ड निकाला। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप देंगे। ठीक है, मैं नहीं करूंगा इसको, और उसके बाद मैं उसी कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, आगे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर क्या बोला है, व्हेन द, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को, और पॉज करके आराम से इस वीडियो को देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 क्या है, when the given battery is connected across the C and D in the circuit shown in the figure, the current flowing through the 6 ohm resistor across the terminal A and B। इसके क्रॉस आपको जो पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो करंट जो है कितना फ्लो होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ही करेंगे। 16, 17 आप खुद करेंगे। 18 देखिए, when a source is delivering power maximum power, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से एक बार इसको जो है देख लीजिए, और ये क्वेश्चन आप जो है आंसर करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर लिखेंगे 16 और 17 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, 18 देखिए, व्हेन ए सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू द लोड द एफिशिएंसी विल बी, कितना होगा, एग्जैक्टली 50%। मैं आपको बताया था कि जो 50% एफिशिएंसी आती है अगर आपको जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए मशीन का डिजाइन कभी भी मैक्सिमम पावर पर नहीं होता, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर डिजाइन होता है। वो जो आपकी कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। पर आप जो 16 और 17 का आप आंसर मुझको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके देंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, आप वहां पर जो कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीट हियर। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द कैपेसिटर्स। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। उसके पहले यहाँ पर सब चीज़ों के बाद जो रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नंबर आपका मेरे पास है, दैट इज इक्वल टू 9310851077। ठीक है ना, टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप पे भी आप इससे जो क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।